गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे फिजिक्स में 12th क्लास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को पढ़ा रहे हैं और इसमें यहाँ पर हमने किसी चुंबक के द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है। कोई चुंबक रहा होगा यहाँ पे, उसका एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच चुंबकीय पर रेखाएं चल रही होंगी, तो उससे यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा वो चुंबकीय क्षेत्र माना इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, इस प्रकार से ये चुंबकीय पर रेखाएं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है और इसके लिए हमने यहाँ पे ये क्रॉस के चिन्ह के द्वारा यहाँ पर ये प्रकट किया है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको एक समान माना गया है। ठीक है, असमान भी हो सकता है, पर हमारे कोर्स में एक समान के लिए डेरिवेशन है, तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मान रहे हैं जो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करते हुए प्रवेश कर रहा है। जैसे माना यहाँ पर कोई आवेशित कण था, धनावेशित कण q आवेश का, ये धनावेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है इस प्रकार से। तो हम इस आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में जो गति है उस गति का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें देखेंगे कि इस आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति के दौरान पथ कैसा होगा। क्या ये पथ, इसका पथ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय होगा या वृत्ताकार होगा या अन्य कोई आकार वाला इसका पथ होगा। तो देखिए इसको, सबसे पहले हम यहाँ पर एक केस मान रहे हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, हमने यहाँ पर ये माना है कि माना आवेशित कण, ये जो आवेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि माना इस आवेशित कण का वेग है v, तो इसके वेग और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है b, तो वेग v और चुंबकीय क्षेत्र b के बीच जो कोण है ये कोण 90 अंश का है। यहां पर थीटा बराबर क्या है, 90 अंश। तो थीटा क्या है, वेग v और चुंबकीय क्षेत्र b के बीच का कोण है। तो तब इस कण का पथ कैसा होगा, अर्थात ये कण ऐसा है, ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और ये जो आवेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ऐसे। तो वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो गया, समय 90 अंश हो गया, थीटा बराबर 90 अंश। अब होगा क्या इसमें कि जब ये आवेशित कण, जैसे माना आवेशित कण किसी समय यहां पर है, ये q आवेश का कण ये यहां पर है, इसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 अंश है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वेग की दिशा, इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो उस समय क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र उस गतिमान आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो यहां पर इस आवेशित कण पर एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। उस लॉरेंज बल की दिशा हम दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इससे मैं यहाँ पर बल की दिशा निकाल रहा हूं कि जब ये आवेशित कण यहाँ पर है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये धारा की दिशा में होगा। धारा की दिशा क्या दो, मध्यमान धारा की दिशा में होना चाहिए या धनावेश की गति की दिशा। तो ये धनावेश है, तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मध्यमान वेग की धनावेश के गति की दिशा में है। तो बल यहाँ पर अंगूठे से प्रकट होता है, ये बल की दिशा होगी, अंगूठा वाला ये बल की दिशा प्रकट करेगा। अर्थात इस कण पर यहाँ पर बल कहाँ क्यों लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है, मध्यमान धारा की दिशा या धनावेश की गति की दिशा को प्रकट करती है, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रकट करता है। तो ये हो गया, ये इस प्रकार से हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। तो अंगूठा ऊपर की ओर है, या इससे देखिए ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए, अंगूठा धारा की दिशा में रखिए,
दाहिने हाथ की हथेली का नियम कि चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखिए, अंगूठा धार की दिशा में रखिए। तो ये धक्का देने की दिशा, ये बल की दिशा होगी। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाइए। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये धारा की दिशा कह दो, धारा की दिशा या धनावेश के गति की दिशा, ठीक है, ये होगी। तो हथेली से धक्का देने की दिशा यानी ये वाली दिशा, ये यहां पर बल की दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि ये यहां पर बल, जब कण यहां पर है तो उसके बल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बल है वो गति की दिशा के लंबवत है, क्योंकि इस स्थिति में बल गति की दिशा के लंबवत है। अतः यहां पर इस बल के द्वारा, इस बल मतलब कौन सा बल है, चुंबकीय बल कह सकते हैं इसको या लॉरेंज बल। तो इस बल के द्वारा इस आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उस स्थिति में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब गति की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है उस समय कार्य W बराबर F डॉट S बल डॉट विस्थापन, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, F S cos थीटा। तो थीटा यहां पर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इससे यहां पर cos 90 होने के कारण ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गति की दिशा मतलब विस्थापन इसी दिशा में होगा। तो उस समय यहां पर क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए कार्य 0 आ गया। कार्य 0 आने के कारण यहां पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कि कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई के। ये हमने पढ़ा था कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर कार्य 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर कार्य शून्य हो गया, तो अर्थात इस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो कार्य ऊर्जा प्रमेय का निष्कर्ष है ये। तो जब इस कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका अर्थ है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, अचल रहेगी। गतिज ऊर्जा अचल, गतिज ऊर्जा अचल होने का अर्थ है कि इस कण की चाल अचल होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। यह है गतिज ऊर्जा का सूत्र, E का सूत्र। तो यहां पर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो क्योंकि इस कण में कार्य नहीं करना पड़ रहा है, बल को यहां पर इस कण पर कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, अचल रहेगी। इसकी गतिज ऊर्जा अचल होने का अर्थ है कि ये हाफ mv² अचल होगा, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र अचल होगा। इसका अर्थ है कि ये क्या होगा, v भी क्या होगा, m तो अचल रहता ही है, द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान अचल तो होगा ही, पर ये इसका वेग भी क्या होगा, अचल होगा। वेग नहीं, चाल, ये चाल है। तो ये कण का क्या हो गया, क्योंकि ऊर्जा अदिश राशि है, तो यहां पर द्रव्यमान अदिश राशि, ये भी क्या होगा, चाल होगा। तो अर्थात यदि गतिज ऊर्जा अचल है तो इस कण की चाल भी क्या होगी, अचल होगी, ठीक है। इससे हमारे पास निष्कर्ष आ गया कि यहां पर इस बल को, इस कण को जब ये आवेशित कण गतिमान है और इसके गति की दिशा बल के लंबवत है, तो यहां पर इस बल को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य बराबर 0। अतः यहां पर इस कण की गतिज ऊर्जा क्या रहती है, अचल रहती है। गतिज ऊर्जा अचल होने का अर्थ है कि उस कण की का जो वेग का जो चाल होगी, उस कण की जो चाल होगी वो क्या रहेगी, अचल। तो अचल चाल होगी, चाल इसकी अचल हो गई। अब यहां पर देखिए दो चीज आ गई, यहां पर बल वेग के लंबवत है और इस कण की चाल क्या रहेगी, अचल रहेगी। ये प्रतिबंध किसके लिए है, ये प्रतिबंध आता है वृत्तीय गति में। तो इसका अर्थ है कि ये जो आवेशित कण गतिमान है ये यहां पर वृत्तीय गति करेगा। कब, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हुए आता है, तो उस समय आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। और उसका कारण यह है क्योंकि यहां पर इस समय कण पर लगने वाले कण पर लगने वाले बल और वेग के बीच का कोण 90 अंश होता है, ये परस्पर लंबवत होते हैं और कण की चाल भी क्या रहती है, अचल रहती है। और ये दोनों प्रतिबंध
किसके हैं, चाल अचर और एफ और वी के एक दूसरे के लंबवत होना, ये प्रतिबंध है वृत्तीय गति के। तो इसका अर्थ है कि ये आवेशित कण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, पर यह तभी होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। अब ये कण क्योंकि यहां पर अचर चाल से वृत्तीय पथ पर गतिमान है, सिर्फ क्या होगा इसका, इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर यहां पर इस पे क्या होगा, वेग की दिशा अलग अलग होगी। ये जो बल है ये सिर्फ वेग की दिशा को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये कण हम कह सकते हैं अचर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, अर्थात ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है और इस दौरान इसको क्या पर्याप्त अभिकेंद्र बल मिला होगा, क्योंकि जब किसी कण को अभिकेंद्र बल मिलता है तभी जाकर वो वृत्तीय गति करता है। तो इसको अभिकेंद्र बल कहां से मिला होगा, इस आवेशित कण को अभिकेंद्र बल मिलता है यहां पर लगने वाले लॉरेंज बल से। ये क्यू आवेश के गतिमान कण पर ये चुंबकीय क्षेत्र बी जो बल लगा रहा है, लॉरेंज बल लगा रहा है, वही लॉरेंज बल इस आवेशित कण को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहां पर एक सूत्र आ गया हमारे पास कि कण की थीटा बराबर 90 अंश पर ये कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है और इसको गति करने के लिए जो अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल, ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा इसको, ये मिलेगा लॉरेंज बल से, या चुंबकीय बल भी कह सकते हैं, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल को आप एफ एम लिख दीजिए और अभिकेंद्र बल को एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, लॉरेंज बल का सूत्र होता है एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है, वी और बी के बीच का कोण है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी का मान होता है अभिकेंद्र बल का एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां एम क्या है इस आवेशित कण का द्रव्यमान है, आर क्या है इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, माना इस वृत्ताकार पथ का केंद्र ये है ओ बिंदु और इसकी त्रिज्या है आर, ये इसकी त्रिज्या हो गई, वी क्या है इस कण का, इस कण की चाल है। तो अब हम यहां पर इन दोनों से यहां पर मान रखेंगे, एफ एम का मान क्या रखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा यहां पर क्या आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा, ठीक है, वी और बी के बीच का कोण 90 अंश है। अभिकेंद्र बल का मान रख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इससे जो है यहां पर हमें ये प्राप्त हो गया साइन 91 हो गया, तो यह आ गया क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हम इसमें अगर आगे देखें हल करके तो हमारे पास आ जाएगा v से v की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा क्यू बी बराबर एम वी अपॉन आर। तो यहां से r का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, r मतलब इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, कि जब यह आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो r बराबर आ जाएगा सूत्र से एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र आ गया है। इसी से हम v का सूत्र, वेग का सूत्र भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इस आवेशित कण का जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, जो ये आवेशित कण है इस पे आवेश है q, तो ये आवेशित कण जब गतिमान हुआ होगा तो इसको कुछ विभवांतर देके गतिमान क्या होगा, तो माना यहां पर विभवांतर है कैपिटल V, तो यहां पर गतिज ऊर्जा निकालिए इस कण की, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा E के ये बराबर हो जाएगा
हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। यहां से वी स्क्वायर का मान निकालिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2, इससे निकाले 2 इंटू ई के अपॉन एन। ठीक है, अब यहां से हम v का मान निकाल के इस समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, जिससे हमको त्रिज्या r का एक अन्य सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो रखिए इसको, v स्क्वायर बराबर ही आ गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e के अपॉन m। इस सूत्र से निकला। तो v का समीकरण नंबर 2 से v का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाएगा, त्रिज्या r बराबर आ गया m, और v के स्थान पे इसको रखिए 2 e के अंडर रूट 2e के अपॉन m। देखिए m ये वाला है, v के स्थान पे अंडर रूट 2 के अपॉन m, और इसके हर में क्या था, q इंटू b। इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा r बराबर ये वर्गमूल के ये अंदर है हर में, ये अंश में है m, तो इससे ही कटेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2m e के, ये अंडर रूट m बार कटेगा तो अंडर रूट 2m e के अपॉन q b। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा के रूप में त्रिज्या का सूत्र आ गया, ये वाला समीकरण नंबर 3। ये भी त्रिज्या का सूत्र है, ये भी त्रिज्या का सूत्र है, ये वेग के रूप में, ये गतिज ऊर्जा के रूप में है। यहां से अब देखिए एक और फॉर्मूला, हमने यहां पर यह माना कि आवेशित कण गतिमान है, तो माना इस आवेशित कण को विभवांतर v देकर v दिया गया, तब जाके गतिमान हुआ, और गतिमान होने में इसने कितना वेग प्राप्त किया, v वेग प्राप्त किया। तो ये कैपिटल V क्या है, विभवांतर है। तो यदि इस कण का आवेश प्लस q है, विभवांतर v है, तब कण की गतिज ऊर्जा, तब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, तब गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा आवेश गुणा गया विभवांतर। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुणा गया विभवांतर। तो ये Q इंटू V, तो E के स्थान पे Q इंटू V रख देंगे। यहां पर इस कण के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा Q इंटू V, क्योंकि ये जो विभवांतर है ये इस कण को गति प्रदान करता है यहाँ पे, इसलिए इस कण की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, विभवांतर के कारण प्राप्त ऊर्जा। तो विभवांतर क्या V, इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी QV, और ये किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर। तो E के जो ये आया, तो E के का यह मान E के बराबर QV, इस मान को यहां पर रखिए, तो एक अन्य सूत्र आ जाएगा R का। तो R का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां पर समीकरण 3 और 4 से, 3 व 4 से, तो 3 और 4 से क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर आ गया अंडर रूट 2m E के स्थान पे Q भी रखिए, Q इंटू कैपिटल V अपॉन Q इंटू B। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया कि अंडर रूट 2m E के अपॉन QB, ये आया था, ठीक है। इसके बाद हमने E के का मान क्या रखा, QV, तो हमारे पास ये आ गया अंडर रूट 2m QV अपॉन QB। अब देखिए ये अंडर रूट जो Q है ये वर्गमूल के अंदर है, ये बिना वर्गमूल का, तो इससे ये कुछ कटेगा, ये तो इससे ये कटेगा वर्गमूल Q बार, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2mV, और इससे Q काटिए, ये कटेगा अंडर रूट Q बार, अरे बाहर से
बी है। अब इसको यदि हम आगे हल करें तो आगे हल करने पर हमारे पास आता है, ये आ गया 1/b और ये पूरा अंडर रूट के रूप में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए यहां पर हम 1 मान सकते हैं, 1/b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2mv अपॉन q। तो हमारे पास अंत में ये फॉर्मूला आ गया कि त्रिज्या r बराबर 1/b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2mv अपॉन q। तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें m क्या है, द्रव्यमान है, मास, v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और ये q क्या है, कण का आवेश। ध्यान रहे स्मॉल v वेग है जबकि कैपिटल V विभवांतर है। तो त्रिज्या के हमने 3 फॉर्मूले निकाल दिए, इसको हम समीकरण नंबर 5 मान सकते हैं। यहां पर एक निष्कर्ष और आया कि ये त्रिज्या है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए प्रवेश करता है तो इसका पथ चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार हो जाता है और इसको आवश्यक केंद्र बल लॉरेंज बल या चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb। ये mv क्या है, द्रव्यमान गुणा क्या वेग, ये संवेग हो गया। तो यानी त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है जबकि चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू v, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू v, द्रव्यमान गुणा क्या वेग, ये क्या है, संवेग। तो संवेग को अगर हम t मान ले तो वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गतिमान जो कण होता है उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या संवेग के यानी कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर कण का संवेग ज्यादा होगा तो उसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी। एक चीज और है यहाँ पे, इस सूत्र से देखिए ये v अंश में है तो यानी त्रिज्या वेग के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात जिस कण का वेग अधिक होगा वो कण बड़ी त्रिज्या के पथ पर गतिमान होगा, जिस कण का वेग कम होगा वो छोटी त्रिज्या के पथ पर गतिमान होगा। और इसके बाद अगर हम यहां पर आवर्तकाल और आवृत्ति निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब है कि इस कण को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं कि एक चक्कर लगाने में लगा समय। यहां पर परिभाषा रहेगी इसकी कि वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय कण का आवर्तकाल कहलाएगा। इसे कैपिटल T से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होगा। तो आवर्तकाल बराबर होगा, क्योंकि समय है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कौन सी आएगी इसमें, एक चक्कर में चलेगी दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ये परिधि के बराबर। परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr अपॉन क्या होगा, आवर्तकाल बराबर यानी समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी के बाद आगे परिधि बटे 4। 4 क्या है इसकी, v। ठीक है, यहां इसकी चाल क्या है, एक समान चाल है, वो है v। तो अब यहां पर हमारे पास t का फॉर्मूला आ गया कि t बराबर क्या हो गया, t बराबर आ गया 2πr अपॉन v। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कीजिए। ये r अपॉन v का मान यहां से निकालिए समीकरण नंबर 1 से, r अपॉन v, ये v यहां आइए तो r अपॉन v का मान क्या आएगा, m अपॉन qb। ये r का मान आप यहां से रख लीजिए तो t बराबर हो जाएगा 2π, r का मान यहां से रखिए, यहां पे mv अपॉन qb। ये देखिए r का मान मैंने यहां से रख दिया mv अपॉन qb, r का मान रख दिया mv अपॉन qb। और अपॉन में क्या था t के सूत्र में v, v से v कैंसिल, तो यह आ गया t बराबर 2π m अपॉन qb।
तो ये हमारा आवर्तकाल का सूत्र आ गया। आवर्तकाल के सूत्र में कहीं भी त्रिज्या और वेग नहीं आ रहा है, अर्थात इस कण का आवर्तकाल त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी चाहे कण का जो वेग है वो अधिक हो चाहे कम हो, ठीक है, उसको एक चक्कर लगाने में क्या लगेगा, हमेशा एक ही जैसा समय लगेगा। आवर्तकाल उसका हर समय एक समान रहेगा। इसके बाद आवृत्ति निकालिए। आवृत्ति को हम n से या f से प्रकट करते हैं। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। कि एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर रहा है, चक्रों की वो संख्या आवृत्ति कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इसको यहाँ पर n से प्रकट करते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/t, 1/आवर्तकाल, ये होता है आवृत्ति का सूत्र। तो t का मान निकाल रखा है, तो 1/t का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 ये t रखिए 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो n बराबर आ गया हमारे पास क्यू बी बटे 2 पाई m। तो हमारे पास यहां पे एक और फॉर्मूला आ गया, जैसे समीकरण नंबर 6 ये हो गया, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। तो समीकरण नंबर 7 आवृत्ति का फॉर्मूला है। आवृत्ति के फॉर्मूले में कहीं r और v नहीं आ रहा, त्रिज्या और वेग यहां पर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि आवृत्ति हो चाहे आवर्तकाल हो, ये त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे कण का वेग अधिक हो, v का मान चाहे अधिक हो चाहे कम हो, हर अवस्था में उसके लिए आवर्तकाल और आवृत्ति एक समान रहती है। होता क्या है एक्चुअल में कि जब वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है, वेग घटेगा त्रिज्या घट जाएगी। यानी यदि कण का वेग कम हो गया तो कण छोटे वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, जब कण का वेग बढ़ जाएगा तो वो उसकी त्रिज्या बढ़ने से बड़े वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। जैसे माना एक कण ये है, ठीक है, इसका वेग अधिक है तो ये बड़े वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। दूसरा कण अगर यहां पर कोई और ले लें, ठीक है, तो इसका अगर इसका वेग कम हो तो ये क्या करेगा, ये छोटे वृत्तीय पथ पर गति करेगा, क्योंकि इसका अगर वेग कम हो गया, जैसे माना इसका वेग यहां पर ये क्या है, ये वाला वेग अधिक है, तो ये बड़े वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। और यहां पर जो कण था इसका वेग क्या था, v2, ये माना कम था, तो ये छोटे वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था। छोटे वृत्ताकार पथ पर गति का मतलब है इसकी त्रिज्या r2 क्या होगी, कम होगी। अब बड़े वृत्ताकार पथ पर गति का मतलब है इसकी त्रिज्या r1 क्या होगी, ये अधिक होगी। अब इसका अगला केस देखिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, हो सकता है आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। इसको हम देख रहे हैं अगला। सेकंड केस, जब गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो, यानी समांतर हो या इसी की दिशा में हो, ये कह सकते हैं कि माना ये कोई आवेशित कण है, इस पे +q आवेश है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, और इसी दिशा में ये कण भी क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के एक ही दिशा में गतिमान है। तो
ऐसी अवस्था में वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तब इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, वो बल हम कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र है लॉरेंज बल वाला कि बल F m बराबर Q V B साइन थीटा। सूत्र ये है, थीटा के स्थान पे 0 रखिए तो यह आ जाएगा F m बराबर Q V B साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान होता है 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, F m बराबर 0। अर्थात यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है या इसके समांतर गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और उस समय इस कण का पथ क्या होगा, जब इस पे बल नहीं लग रहा तो उस समय इस कण के पथ होगा सरल रेखीय। ये कण जो है जिस दिशा में पहले आ रहा था उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ रहा था, तो ये अभी भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आगे बढ़ेगा। तो यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति कर रहा है या इसके समांतर गति कर रहा है, तो तब इस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई बल नहीं लगेगा और आवेशित कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखीय पथ होगा। इसका पथ कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखीय पथ, और यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा। अब इसके बाद देखिए अगला कि जब गति की दिशा इस प्रकार से हो कि थीटा बराबर न तो 90 अंश हो, न 0 अंश हो, न 180 अंश हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, जब कण थीटा बराबर 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश को छोड़कर किसी अन्य कोण पर गतिमान है, अन्य कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो, अर्थात न तो कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है यानी थीटा बराबर 90 अंश नहीं है, न तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है और न तो उसकी विपरीत दिशा में प्रवेश कर रहा है। तो यानी न तो थीटा बराबर 0 अंश, न थीटा बराबर 180 अंश, न 90 अंश। तो इन तीनों कोण, थीटा के मान इन तीनों कोण न हो, तो अर्थात इनको छोड़कर थीटा का मान कुछ और हो। तो ऐसी स्थिति में कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होगा, इसको देखिए। माना यहां पर कोई किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, उसके चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और यहां पर कोई कण जो है इस प्रकार से इसके वेग की दिशा ये है। ये कोई धनावेशित कण है, ये v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। तो यहां पर v और चुंबकीय क्षेत्र और गति के बीच का जो कोण थीटा है, ये न तो 0 अंश है, न 90 अंश है, न 180 अंश है। तो ऐसी स्थिति में इस कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में न तो वृत्ताकार होगा, न सरल रेखीय होगा, बल्कि इनके बीच का होगा। तो इनके बीच का पथ जो होता है वो कुंडलिनीनुमा पथ कहलाता है या हेलिक्स पाथ कहलाता है। तो अर्थात जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में न तो 0 अंश, न 90 अंश, न 180 अंश के कोण में प्रवेश कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अर्थात किस कोण में प्रवेश कर रहा हो कि थीटा
इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, या आप ये कह सकते हैं 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कण का जो पथ है, या ये वाली स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में कण गतिमान आवेशित कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली नुमा हो जाएगा या सर्कलाकार हो जाएगा, जो सांप के फेरे होते हैं उस आकार का, और इसका पथ हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार का। इस प्रकार का पथ बन जाएगा। इसको थोड़ा सही बना देते हैं। ये तो यहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के बीच का कोण, ये वेग v नीचे की तरफ, इनके बीच का कोण क्या है समय, ये 0 से बड़ा 90 से छोटा है, या थीटा का मान 0, 90 या 180 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस वेग v के हम दो घटक लेते हैं। एक घटक जैसे इसका हमने ये ले लिया, ये वेग v की दिशा हो गई, तो ये थीटा है, ये कोण क्या है थीटा। इस वेग v के दो घटक होंगे, एक घटक होगा इसका v cos ऑफ थीटा, ये वाला घटक, और एक घटक होगा इसका लंब घटक v sin थीटा। तो इस वेग को क्षैतिज घटक, इस वेग v का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक क्या होगा v cos थीटा, और इस वेग v का चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में घटक क्या होगा v sin थीटा। तो ये जो v cos थीटा वाला घटक है, ये इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में सरल रेखीय गति प्रदान करने की कोशिश करता है। कौन सा घटक v cos थीटा। जबकि ये v sin थीटा जो ये घटक है, ये इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति कराने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ये लंबवत घटक है, इसका अर्थ है कि वेग लंबवत दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र के, कि ये वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है। तो जब वेग चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में होता है, तो वहां पर वृत्ताकार गति होती है। ठीक है, तो v sin थीटा वाला जो घटक है, वो आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गतिमान रखने की कोशिश करता है। जबकि v cos थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का घटक है, तो ये वाला घटक इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान रखता है, क्योंकि यहां पर वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो जब वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय होता है। तो v cos थीटा इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय पथ पर गतिमान रखने की कोशिश करता है, जबकि v sin थीटा ये लंबवत घटक ये इस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कराने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप एक परिणामी गति जो प्राप्त होती है, कि जो परिणामी गति प्राप्त होती है वो कुंडलिनी नुमा गति प्राप्त होती है। तो अर्थात इन दोनों गतियों के v cos थीटा और v sin थीटा के प्रभाव के कारण इस कण की जो परिणामी गति का पथ होता है वो कुंडलिनी नुमा हो जाता है, हेलिक्स पथ होता है, कुंडलिनी पथ, और इसको हेलिक्स पाथ कह सकते हैं। और यहां पर इस कण का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल हम कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल मतलब एक वृत्तीय चक्कर में चली गई, सॉरी एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा यहां पे आवर्तकाल t बराबर, यहां देखिए 2 पाई r अपॉन v, ये होगा। पर v के स्थान पे कौन सा आएगा, ये वाला v नहीं, v माना वेग, पर वेग कौन सा आएगा v sin थीटा की v cos थीटा, वो आएगा v sin थीटा, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगा समय है। तो वृत्ताकार पथ कौन प्रदान कर रहा है, v sin थीटा वाला घटक, तो v के स्थान पे आ जाएगा v sin थीटा 2 पाई r अपॉन
v sin थीटा, ये इसका यहाँ पे पथ हो जाएगा। और यहां पे पिच एक राशि आती है पिच, तो पिच का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कि कण द्वारा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई क्षैतिज दूरी वो पिच कहलाती है। कि जब तक ये आवश्यक कण एक वृत्ताकार चक्कर पूरा कर रहा होगा तब तक वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ आगे बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे में बढ़ रहा है ये। तो आवश्यक कण द्वारा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने के दौरान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी पिच कहलाती है। और ये पिच का सूत्र होगा, पिच बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग या क्षैतिज चाल गुणा गया समय, क्योंकि दूरी है तो दूरी बराबर चाल गुणा गया समय। चाल कौन सी आएगी? v cos थीटा, ये वाली चाल आएगी क्योंकि क्षैतिज दूरी है ये वाली दूरी। तो ये दूरी कौन से वेग के कारण प्राप्त हुई थी? v cos थीटा के कारण। तो वेग ये चाल ये आएगी v cos थीटा इंटू समय। समय मतलब कैपिटल टी का मान आप यहां से देंगे, ये वाला ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। तो इससे जो है हम यहां पे इसको सॉल्व करके हम आगे इसका मान निकाल सकते हैं। 2 पाई m अपॉन क्यूबी, इसको एक चीज और यहां पे देखिए, थोड़ा एक रह गया थोड़ा यहां पे, इस पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या देख लीजिए, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या माना ये त्रिज्या है r। r बराबर हमने सूत्र पढ़ा था एम वी अपॉन क्यू बी। तो v के स्थान पे यहां पर क्या आएगा? वृत्तीय गति कौन किस वेग के कारण प्राप्त हुई? v sin थीटा। तो v के स्थान पर आ जाएगा v sin थीटा, ये त्रिज्या का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये वाला सूत्र हम परिवर्तित कर सकते हैं r अपॉन v sin थीटा। तो r अपॉन v sin थीटा का मान यहां से क्या जाएगा? ये v sin थीटा इसके अपॉन में लाइए, r अपॉन v sin थीटा ये बराबर हो जाएगा m अपॉन q b। तो यहां पर ये r अपॉन v sin थीटा है, इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा ये r अपॉन v sin थीटा। r अपॉन v sin थीटा के स्थान पे ये मान रखिए m अपॉन क्यू बी। तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो कैपिटल टी का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, एक तो ये आ गया था, एक फॉर्मूला और आ गया कैपिटल टी बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यही मान हमने पहले भी पढ़ा था, कैपिटल टी बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और कैपिटल टी आ गया तो आवृत्ति भी हम निकाल देंगे। आवृत्ति वाला सूत्र क्या आ जाएगा? इसका उल्टा क्यू बी अपॉन एन। तो यहां पर और पिच हम निकाल रहे थे, तो पिच बराबर क्या था? v cos थीटा इंटू टी, ये आ गया था v से v कैंसिल, तो ये क्या आएगा? 2 पाई r अपॉन 2 पाई r अपॉन tan थीटा कर दीजिए, या 2 पाई r cot थीटा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि जब किसी आवेशित कण का जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो वहां पर उसका पथ सरल रेखीय गति जैसा होता है, वहां पर वो कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरल रेखीय गति करता है। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, अर्थात वहां पर थीटा बराबर 90 अंश हो रहा है, तो वहां पर आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है और वहां पर आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति करे कि थीटा बराबर न तो 0 अंश हो, न 90 अंश हो, न 180 अंश हो, तो अर्थात थीटा का मान इन कोणों के अलावा कोई और कोण हो, तो तब जो है आवेशित कण का पथ चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी नुमा हो जाता है। यहां पर
V और B के बीच का कोण न तो 0 है, न 90 है, न 180 है, न 270, न 360 ऐसा है, कोई और कोण है, तो तब जो है वहां पर वो एक V का जो क्षैतिज घटक होगा, V जो घटक V cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, ये इस कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सरलरेखीय गति कराने की कोशिश करता है, जबकि वो एक V का V sin थीटा वाला जो घटक है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये V sin थीटा इस कण को वृत्ताकार गति कराने की कोशिश करता है। परिणामतः या परिणाम स्वरूप ये कण चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलिनी नुमा पथ पर गति करता है। थैंक यू।